रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जिसे इंडिया के ही नहीं बल्कि एशिया के रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी चलाते हैं, और उनकी जो प्रेजेंस है, इस इंडस्ट्री की जो प्रेजेंस है वो 8 सेक्टर्स में है, जैसे कि एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशंस, मास मीडिया, टेक्सटाइल्स एंड न्यू एनर्जी। तो हम देख सकते हैं कि कैसे जो मुकेश अंबानी हैं उन्होंने ऑलमोस्ट सभी जो इंडस्ट्रीज़ प्रॉफिटेबल हैं, इम्पॉर्टेंट है, उन सभी को कवर कर रखा है, सभी में उनकी प्रेजेंस है और अब वो उसे रूल कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टेलीकम्युनिकेशन। तो इनिशियली जब जियो को लॉन्च किया गया था तो उस टाइम पर उनकी प्रेजेंस कहीं भी नहीं थी और ऑलरेडी जो एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, ये सब जो है रूल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जियो आया, काफ़ी सारी जो ये कंपनीज़ हैं उन पे फ़र्क पड़ा, उनके प्रॉफिट पे फ़र्क पड़ा, और इसका रीज़न है जियो की इंटेंसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। एक्चुअली हमें ये कहना चाहिए कि ये जियो ही है जिसने इंडिया को डिजिटलाइज किया है बाय प्रोवाइडिंग फ्री इंटरनेट टू द जियो सब्सक्राइबर्स। और अब बारी है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, क्योंकि जो रिलायंस है और वॉल्ट डिज्नी है, ये दोनों ही मर्ज करने वाले हैं अपने इंडियन बिजनेसेस। तो वॉल्ट डिज्नी का जो स्टार इंडिया है और रिलायंस का वाईकॉम 18 है, ये दोनों ही यूनिट्स जो हैं वो मिल के मर्ज होके क्रिएट करेंगी एक स्टार इंडिया जॉइंट वेंचर, जिसकी जो वैल्यू होगी इट विल बी अराउंड $8.5 बिलियन। और ये माना जा रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो पूरा वेंचर होगा, ये जो जॉइंट वेंचर होगा, ये कवर करेगा 750 मिलियन व्यूअर्स। तो ये जो जॉइंट वेंचर है, इसके अंदर मुकेश अंबानी $1.4 बिलियन जो हैं वो डालेंगे इनटू द ग्रोथ स्ट्रैटेजी। और अगर हम ओनरशिप स्ट्रक्चर की बात करें तो 16.34 इंटरेस्ट होगा रिलायंस का, 46.82% होगा फॉर अंबानीज वाईकॉम 18 और 36.84% होगा डिज्नी का। अब ये जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है, इससे हमें ये चीज़ तो क्लियर है कि इस पूरे जॉइंट वेंचर को कंट्रोल कौन करेगा। ये कंट्रोल होगा मुकेश अंबानी के पास, और इस जॉइंट वेंचर को जो चेयर करेंगी, जो लीड करेंगी, वो करेंगी उनकी वाइफ नीता अंबानी। और वाईकॉम 18 के जो बोर्ड मेंबर है उदय शंकर, वो सर्व करेंगे एज वाइस चेयरपर्सन। दो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इट इज़ सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी, शेयर होल्डर एंड कस्टमरी अप्रूवल्स। तो ये जो डील है अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट इट विल बी कंप्लीटेड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025। बट अब आप लोग सोचोगे कि रिलायंस ने मर्जर के लिए डिज्नी को ही क्यों चूज़ किया, वो भी तब जब ऑलरेडी जी और सोनी की जो $10 बिलियन की डील होने वाली थी वो ख़त्म हो गई लास्ट मोमेंट। 2 साल तक उस पर काम चलता रहा, इस पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी बनाए हैं, तो इसके बारे में आप डिटेल में समझ सकते हैं। वो डील एंड मोमेंट पे ख़त्म हो गई और अब जो है रिलायंस और डिज्नी की ये जो डील है वो सामने आई है। अगर ये पूरी कंप्लीट हो जाती है तो अगेन इंडस्ट्री के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ये काफ़ी बड़ी डील साबित होगी। बट अगेन रिलायंस ने डिज्नी को क्यों चूज़ किया? वैसे तो रिलायंस ऑलरेडी जो है इस इंडस्ट्री के अंदर भी रूल कर रहा है, क्योंकि जैसे ही वो घुसे हैं जियो सिनेमा के साथ, वाईकॉम 18 के साथ, उन्होंने HBO को अपने पास ले लिया है। पिछले साल IPL के जो स्ट्रीमिंग राइट्स थे वो भी उन्हें मिल गए थे। तो अब जो रिलायंस है वो डिज्नी के साथ मर्जर क्यों करना चाहता है? तो इसका जो मेन बेसिक रीज़न है वो ये है कि जो पूरा मार्केट है वो उसे कैप्चर करना चाहते हैं, और इस मार्केट में अभी जो डिज्नी है वो सबसे आगे था, लेकिन अगर वो डिज्नी के साथ मर्जर कर लेते हैं तो उनके जो चांसेस हैं इस मार्केट को रूल करने के वो और बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर हम इस जॉइंट वेंचर के वैल्यू की बात करें तो स्टार इंडिया का जो बिजनेस है इट इज़ वैल्यूड एट 28,000 करोड़ यानी $3.1 बिलियन। दूसरी तरफ जो वाईकॉम 18 है उसकी जो वैल्यू है इट इज़ 32,000 करोड़ रुपीज़ यानी $4 बिलियन। पर पिछले कुछ सालों में स्टार इंडिया का जो ऑपरेशन है उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी गिर गई थी, यानी 2018 के अंदर उनकी जो वैल्यू थी इट वाज $15 बिलियन, जबकि 2023 में उनकी जो वैल्यू है वो गिर के सिर्फ $3.1 बिलियन रह गई। और एनालिस्ट का मानना है कि इसका रीज़न है रिलायंस की डील मेकिंग और नेगोशिएटिंग पावर्स। और अब क्योंकि जो रिलायंस है वो डिज्नी के साथ मर्ज हो जाएंगे तो ये जो मार्केट शेयर है वो और बढ़ जाएगा। अभी अगर हम प्रेजेंट मार्केट शेयर की बात करें तो जो डिज्नी और रिलायंस है दे हैव अ कंबाइंड मार्केट शेयर ऑफ अबाउट 40 to 45% इन एडवर्टाइजिंग एंड अबाउट द सेम फ्रैक्शन ऑफ स्ट्रीमिंग।
तो रिलायंस का तो हमें समझ में आ गया कि क्यों वो डिज़नी के साथ मर्ज करना चाहते थे। ऑलरेडी जो डिज़नी है उसके पास काफ़ी मार्केट शेयर था, स्ट्रीमिंग राइट्स भी थे, लेकिन लास्ट ईयर में जब रिलायंस ने, जब वाईकॉम 18 ने जो है IPL के राइट्स मिल गए, वर्ल्ड कप के राइट्स मिल गए, तो इससे डिज़नी को काफ़ी घाटा हुआ और रिलायंस को, वाईकॉम 18 को काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब अगर हम ये समझें कि डिज़नी ये मर्जर क्यों करना चाहता है, वो रूल कर सकता है इंडिया के अंदर, पिछले कितने सालों से वो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अब वो इस मर्जर के साथ जो है पीछे क्यों हो रहा है, बैक स्टेप क्यों ले रहा है, क्योंकि जॉइंट वेंचर को जो रूल करेगा वो रिलायंस है। तो डिज़नी शायद अब फोकस करने वाला है US पर, US के बिज़नेस पर। उन्होंने इंडिया में घुसने की काफ़ी कोशिश की, बट शायद उन्हें उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जितने कंज्यूमर्स हैं, इसको वो नहीं छोड़ना चाहते। तो ये उनके लिए बेस्ट डील है कि वो रिलायंस के साथ जो है मर्जर कर लें। तो दोनों ही कंपनी के अपने अपने रीजंस हैं इस मर्जर के लिए। अब अगर हम इस मर्जर की बात करें, उस बोर्ड की बात करें जो इस जॉइंट वेंचर का होगा, तो इट विल हैव 10 मेंबर्स, जिसमें से जो रिलायंस है वो 5 लोगों को नॉमिनेट करेगा, डिज्नी 3 को, और इसके अलावा 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। इसके अलावा ये जो मर्ज्ड एंटिटी है, इट विल हैव 120 TV channels and 2 streaming platforms plus TV and streaming cricket rights। तो अब इस वजह से क्या होगा, जो रिलायंस है उनके पास काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग पावर आ जाएगी व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएटिंग एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। और इसके अलावा जो डिज्नी है, इतने बड़े प्लेयर के साथ जो है मर्जर करने के बाद जो है उनके पास काफ़ी सारा कैश कुशन आ जाएगा। सो वी कैन सी कि ये जो पूरा मर्जर हो रहा है, ये जो डील हो रही है, इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंपनीज। दोनों ही कंपनीज अपने अपने रीजंस के लिए ये मर्जर कर रही हैं, और अगर ये मर्जर हो जाता है तो ये मीडिया इंडस्ट्री का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मर्जर होगा अराउंड द होल वर्ल्ड, क्योंकि एक इंटरनेशनल कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो कितने सालों से प्रेजेंट है, और दूसरी कंपनी वो है जो कि इंडिया के अंदर रूल करती है। तो ये दोनों ही कंपनीज़ का जब मर्जर होगा तो इससे काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर। तो ये तो बात हो गई इस जॉइंट वेंचर की, कि कैसे क्या सेटअप होगा, क्या बोर्ड रहेगा, किसके पास कितनी ओनरशिप रहेगी। लेकिन इस मर्जर को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि कंप्लीट करनी पड़ेगी, बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। तो अब हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से अप्रूवल्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। सबसे पहला अप्रूवल जो होगा वो होगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये की रेगुलेटरी बॉडी है जो कि रिव्यू करती है मर्जर्स को, एक्विजिशंस को, ताकि वो इंश्योर कर सके फेयर कंपटीशन को। तो ये जो बॉडी है ये असेस करेगी कि जो कंबाइंड एंटिटी है उसका मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पर्टिकुलरली इन एरियाज लाइक एडवर्टाइजिंग एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसीलिए CCI का जो अप्रूवल है वो काफ़ी क्रूशियल है फॉर द मर्जर सक्सेस। इसके अलावा और भी बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जैसे कि ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इनके भी जो अप्रूवल है वो बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा शेयर होल्डर का अप्रूवल होना चाहिए। तो दोनों ही कंपनीज यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और जो वॉल्ट डिज्नी कंपनी है, उन्हें अपने शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की ज़रूरत है फॉर द मर्जर टू प्रोसीड। और ये जो अप्रूवल है ये शेयर होल्डर मीटिंग्स के अंदर मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग। इसके अलावा ये जो मर्जर है इसे ज़रूरत पड़ेगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की, क्योंकि अब ये जो मर्जर है ये इन्वॉल्व करता है एक फॉरेन कंपनी, यानी जो डिज्नी है वो एक फॉरेन कंपनी है। तो इसीलिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है उनका अप्रूवल बहुत ज़रूरी है, जो कि ओवरसी करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेज होते हैं, जैसे कि जो डेटा प्रिवेसी रेगुलेशंस है, यानी जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है जो कि अभी भी जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो उसके भी कुछ क्लॉजेज ऐड होंगे। इसके अलावा और भी क्लॉजेज जो होंगे ऐड होंगे डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। तो जो मर्ज एंटिटी है उनके बीच में डेटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, उस रिस्पेक्ट में जो है कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेज जो हैं वो ऐड किए जाएंगे। और बहुत सारे लीगल अग्रीमेंट्स भी होंगे दोनों पार्टीज़ के बीच में रिगार्डिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स। सो ये तो बात हो गई उन अप्रूवल्स की, उन रेगुलेटरी अप्रूवल्स की जिसकी ज़रूरत इस मर्ज एंटिटी को पड़ेगी, यानी मर्जर करने के लिए इन सभी के अप्रूवल्स ज़रूरी हैं। अब मर्जर कैसे किया जाता है, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, हम उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि बोर्ड के रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी जो कंपनीज़ हैं जैसे कि जो रिलायंस है और जो डिज्नी है
उनके खुद के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हें एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि वो ये जो प्रपोज्ड मर्जर है उसे अप्रूव कर रहे हैं। इसके बाद ये दोनों ही कंपनीज ड्यू डिलिजेंस करेंगी, एग्जामिनेशन करेंगी दूसरी कंपनी का कि उनके फाइनेंशियल्स, असेट्स, लाइबिलिटीज़, लीगल मैटर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स या और जो भी पोटेंशियल रिस्क है उस सब के बारे में जो है एग्जामिनेशन करेंगी, एनालिसिस करेंगी। जब ये पूरा एग्जामिनेशन हो जाएगा, पूरा असेसमेंट जो ड्यू डिलिजेंस है वो हो जाएगी, तो उसके बाद एक फॉर्मल मर्जर अग्रीमेंट बनेगा। इसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स होंगी कि कौन कौन सी कंपनीज जो है इस मर्जर के अंदर इन्वॉल्व है, जो एक्सचेंज रेशियो है वो क्या होगा, पेमेंट मोड क्या होगा शेयर होल्डर्स का, कि उन्हें कैश में होगा, शेयर्स होगा या फिर दोनों होंगे, जो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, और लाइबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशंस जो है उन्हें कैसे हैंडल किया जाएगा। तो ये सब कुछ जो है वो इस फॉर्मल मर्जर अग्रीमेंट में प्रेजेंट होगा। इसके बाद जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है उसके पास एक एप्लीकेशन भेजी जाएगी। तो जो कंपनीज इस मर्जर के अंदर इन्वॉल्व हैं उन्हें एक फ्रेश एप्लीकेशन जो है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास भेजनी पड़ेगी, जिसमें वो अप्रूवल मांग रहे हैं फॉर दी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। तो ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर क्या क्या होगा, जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है वो क्या होगा उसके बारे में होगा, वैल्यूएशन रिपोर्ट, नोटिस ऑफ एडमिशन, एफिडेविट जो है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस एप्लीकेशन के अंदर मैंशनड होगी और वो किसको दी जाएगी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को, ताकि उनका अप्रूवल मिल सके। अब इसके बाद जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है वो रिव्यू करेगी इस एप्लीकेशन को और इसके बाद शायद कुछ डायरेक्शंस भी दे सकती है, कुछ मीटिंग्स कर सकती है शेयर होल्डर्स की और क्रेडिटर्स की। और जब वो सेटिस्फाई होंगे इस एप्लीकेशन से तो वो क्या करेंगे, वो एक नोटिस पब्लिश करेंगे रिगार्डिंग द प्रपोज्ड मर्जर। इस पब्लिकेशन के बाद जो शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स हैं उनकी मीटिंग होगी, उनके अप्रूवल की ज़रूरत होगी। तो उनके अप्रूवल के लिए क्या क्या चाहिए होगा, एक तो वो मेजॉरिटी में होना चाहिए जिसके अंदर 3/4 शेयर होल्डर्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो इस मर्जर के अप्रूवल में होने चाहिए। तो जब ये अप्रूवल मिल जाएगा इसके बाद जो कंपनीज़ हैं वो फाइनल सेंक्शन के लिए वापस से NCLT के पास जो है एप्लीकेशन फाइल करेगी। फिर जो NCLT है वो रिव्यू करेगी कि पूरा जो है सब कुछ प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्शंस हैं वो सब कुछ देखेंगे, रिव्यू करेंगे बिफोर ग्रांटिंग द फाइनल सैंक्शन। और जब ये फाइनल सैंक्शन हो जाएगा तो इसके बाद उस मर्ज्ड एंटिटी को जो है फॉर्मली रजिस्टर किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई NCLT के अप्रूवल की। इसके अलावा और भी बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं जैसे कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेटर्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिलायंस एंड डिज्नी मर्जर। सो लेट्स सी कि इस मर्जर से क्या इफेक्ट पड़ेगा इन दोनों कंपनीज़ पर और इंडिया की एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री पर। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.